कभी सोचा है भारत जैसे मतलब इतने विविध देश में जहां हर थोड़ी दूर पर सब कुछ बदल जाता है, वहां सबको एक ही धरातल पर कैसे लाया जाता है? वो कौन सी शक्ति है जो ये पक्का करती है कि भाई यहाँ कोई कानून से ऊपर नहीं है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान की आत्मा में, यानी मौलिक अधिकारों में। खास तौर से अनुच्छेद 12 से 18 जो समानता की बात करते हैं। हाँ, ये समानता का आधार है। ये सिर्फ आप कहिए नियम नहीं है, ये वो नींव है जिन पर हर नागरिक का हक, उसका सम्मान टिका है। सही कहा। आज हम इन्हीं अनुच्छेदों की गहराई में उतरेंगे, हमारे संविधान और जो भी शैक्षिक स्रोत हैं उनकी मदद से। जी। और मकसद बस ये समझना कि ये जो कागज पर लिखी समानता है, ये असल जिंदगी में कैसे काम करती है, कैसे दिखती है। बिल्कुल, और ये अनुच्छेद सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये एक तरह का वादा है। वादा? कैसा वादा? वादा के कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये हुआ अनुच्छेद 14। फिर के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15। सरकारी नौकरियों में सबके लिए दरवाजे खुले होंगे, अनुच्छेद 16। और वो जो छुआछूत जैसी मतलब एक सामाजिक बुराई है, वो खत्म होगी, अनुच्छेद 17। हाँ, ये बहुत जरूरी था। और आखिर में कोई झूठी शान वाली उपाधि लगाकर खुद को बड़ा नहीं समझेगा, अनुच्छेद 18। यही है पूरा समानता का अधिकार, हमारे लोकतंत्र का आधार। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? मतलब इन्हें इतना मौलिक या कहें फंडामेंटल क्यों माना जाता है? देखिए, इन्हें मौलिक कहने की वजहें काफी गहरी हैं। पहली बात तो ये कि ये वो बुनियादी कानून हैं जिन पर देश का पूरा ढांचा, शासन, नागरिकों का जीवन सब चलता है। बुनियादी कानून। हाँ। दूसरी बात, ये हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक हर तरह के विकास के लिए अनिवार्य माने गए हैं। बिना इनके विकास संभव नहीं। सोचिए ना, बिना बराबरी और आजादी के कोई इंसान पूरी तरह से कैसे खिलेगा। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये अधिकार सरकार की ताकत पर एक तरह की लगाम लगाते हैं। लगाम? कैसे? ये तय करते हैं कि सरकार की मनमानी कहाँ रुकेगी और नागरिक का हक कहाँ से शुरू होगा। ये एक तरह से नागरिक का सुरक्षा कवच है, वो भी राज्य के खिलाफ। अच्छा। मतलब ये सिर्फ नागरिकों के लिए नियम नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी एक सीमा तय करते हैं। इनका कोई इतिहास भी रहा होगा, ये विचार आया कहाँ से आखिर? हाँ हाँ, बिल्कुल। भारत में अधिकारों की मांग तो आजादी की लड़ाई के साथ ही तेज हो गई थी। आपको याद होगा 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने एक अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट। जी। फिर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें बाकायदा मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पास हुआ। अच्छा। और जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से काफी प्रेरणा ली। अमेरिका से? हाँ, इसीलिए हमारे संविधान का जो भाग 3 है ना, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के अधिकार दिए गए हैं, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा? जी। मैग्ना कार्टा वो 1215 में इंग्लैंड में आया था, पहला ऐसा दस्तावेज जिसने राजा की शक्तियों को सीमित किया था। तो ये तुलना दिखाती है कि हमारे संविधान निर्माता इन अधिकारों को कितना कितना अहम मानते थे। वाकई, भारत का मैग्ना कार्टा, ये तुलना ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। अच्छा, तो इन मौलिक अधिकारों की कुछ खास बातें क्या हैं? ये आम कानूनों से अलग कैसे हैं? कई खासियतें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी, ये न्यायोचित है, माने जस्टिशिएबल। न्यायोचित मतलब अगर सरकार या कोई सरकारी संस्था आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है, उसे छीनती है, तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। सीधे? हाँ, सीधे। अनुच्छेद 32 तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। और दूसरी खासियत, इन्हें बदलना आसान नहीं है। संसद साधारण बहुमत से आम कानून बदल सकती है, पर मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए संविधान संशोधन चाहिए, जो कि एक मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, मुश्किल प्रक्रिया। और उसमें भी एक पेंच है, वो केशवानंद भारती मामला था ना, 1973 का। हाँ, सुना है, बहुत मशहूर केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, और मौलिक अधिकार उस मूल ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब सरकार चाहकर भी इन्हें यूं ही खत्म नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। और अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों के खिलाफ जाता हो, तब? यही तीसरी खासियत काम आती है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू? हाँ,
अगर संसद या विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है या सरकार कोई ऐसा आदेश निकालती है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे जांच सकता है। और अगर गलत पाया गया तो उसे रद्द कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन एक बात और, ये अधिकार असीमित भी नहीं है। असीमित नहीं मतलब राज्य इन पर युक्तियुक्त या कहें तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं। जैसे किस आधार पर? जैसे देश की सुरक्षा का मामला हो या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी हो, नैतिकता का सवाल हो या फिर दूसरे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी हो, तो एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये संतुलन वाली बात काफी दिलचस्प है। अच्छा, क्या ये अधिकार सिर्फ हम भारतीयों के लिए हैं या जो विदेशी यहाँ रहते हैं उन्हें भी मिलते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 15 जो भेदभाव रोकता है, हाँ, अनुच्छेद 16 नौकरियों में बराबरी वाला, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 जो संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हैं। ये सिर्फ नागरिकों के। अच्छा। पर बहुत से अधिकार ऐसे भी हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी, हाँ, अनुच्छेद 20 सजा के मामले में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। ये भारत की जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक और बात, आपातकाल जब लगता है, इमरजेंसी, तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ मिलते हैं। आपने फिर से राज्य शब्द का जिक्र किया। मुझे याद आ रहा है शायद अनुच्छेद 12 इसी राज्य को परिभाषित करता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो समानता के अधिकारों पर आए, यानी अनुच्छेद 14 से 18। उससे पहले ये 12 और 13 को समझना शायद जरूरी है। ये क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अनुच्छेद तो मौलिक अधिकारों की इमारत की, कह लीजिए, नींव हैं। अनुच्छेद 12 ये बताता है कि भाई ये राज्य है कौन जिसके खिलाफ ये अधिकार लागू होंगे। तो कौन है ये राज्य? सिर्फ सरकार? नहीं, सिर्फ सरकार नहीं। इसकी परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा व्यापक रखी गई है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और संसद या राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल ही नहीं आते। तो और कौन आता है? इसमें आपकी नगरपालिकाएं, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब तमाम स्थानीय संस्थाएं भी शामिल हैं। अच्छा। इतना ही नहीं, LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां, सरकारी यूनिवर्सिटीज या कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें सरकार का थोड़ा भी मतलब नियंत्रण हो या जिसे सरकार से पैसा मिलता हो, मदद मिलती हो, वो सब राज्य के दायरे में आ जाती हैं। अरे बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग हर वो संस्था जिससे हमारा आम आदमी का वास्ता पड़ता है और जिस पर सरकार का जरा सा भी असर है, उसे मौलिक अधिकारों का पालन करना ही होगा। ये तो सच में बहुत व्यापक है ना? इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 13 का क्या काम है? अनुच्छेद 13 वो एक तरह से इन अधिकारों का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? हाँ, वो साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून यानी विधि जो मौलिक अधिकारों से टकराएगा या उन्हें कमजोर करेगा, वो उस हद तक खारिज माना जाएगा, शून्य, मतलब वॉइड। कोई भी कानून? हाँ, कोई भी। और यहाँ कानून का मतलब सिर्फ संसद या विधानसभा के बनाए एक्ट नहीं है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम, नोटिफिकेशंस, यहाँ तक कि वो रीति रिवाज या प्रथाएं भी शामिल हैं जिन्हें कानून की मान्यता मिली हुई है। अच्छा, रीति रिवाज भी? हाँ, अगर उन्हें कानूनी बल प्राप्त है तो अनुच्छेद 13 ये पक्का करता है कि मौलिक अधिकार हमेशा ऊपर रहें, सर्वोच्च रहें। तो फिर ये जो संविधान में संशोधन होते हैं, क्या वो भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून माने जाते हैं? क्या वो भी मौलिक अधिकारों से टकराने पर खारिज हो सकते हैं? देखिए, इस पर काफी लंबी बहस चली है। पहले गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ, ये भी कानून है। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामले में 1973 में स्थिति बदल गई। क्या बदला? अब ये माना जाता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 वाली कानून की परिभाषा में सीधे तौर पर नहीं आते। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वो भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। अगर कोई संशोधन ऐसा है जो संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट कर रहा है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ओह, तो मूल ढांचे वाला सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है? बिल्कुल। तो अनुच्छेद 13 ने भले ही संशोधनों को सीधे सीधे न रोका हो, पर मूल ढांचे के सिद्धांत ने एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसने न्यायपालिका को संविधान का असली संरक्षक बना दिया है। तो राज्य की परिभाषा तय हो गई और ये भी पक्का हो गया कि मौलिक अधिकारों से ऊपर कोई कानून नहीं। बहुत बढ़िया।
अब आते हैं उस वादे पर जो ये राज्य निभाएगा, यानी समानता। अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? अनुच्छेद 14 ये समानता के अधिकार का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ये कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं, इनमें फर्क क्या है? हाँ, लगते हैं, पर फर्क है और महत्वपूर्ण फर्क है। विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये विचार हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी को कोई खास छूट या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ये एक तरह से कह सकते हैं नकारात्मक अवधारणा है, मतलब किसी को विशेष फेवर नहीं। ठीक है। और दूसरा वाला? दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये विचार अमेरिका से आया है। ये कहता है कि जो लोग समान परिस्थितियों में हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। हाँ, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये मानती है कि समाज में जो असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए और असल समानता लाने के लिए जो लोग अलग-अलग स्थितियों में हैं, उनके साथ जरूरत पड़ने पर अलग व्यवहार करना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार समानता लाने के लिए। ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए एक रेस हो रही है। कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि रेस शुरू होने पर सब एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होंगे, कोई आगे नहीं। ठीक है। कानून का समान संरक्षण ये देखेगा कि क्या कोई दौड़ने वाला दूसरों के मुकाबले कमजोर है, या मान लीजिए उसके पैर में कोई दिक्कत है, क्या उसे रेस में बराबरी पर लाने के लिए कुछ अलग मदद या मान लीजिए थोड़ी रियायत देने की जरूरत है, जैसे उसे थोड़ा आगे खड़ा कर दिया जाए ताकि दौड़ निष्पक्ष हो सके। ओ, ये बात है। जी, इसीलिए महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए अगर कोई विशेष कानून बनता है तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि उसे समानता स्थापित करने का एक तरीका माना जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब कानून अंधा होकर भी सब देख रहा है। पर क्या ये जो वर्गीकरण या भेद किया जाता है, ये हमेशा तर्कसंगत होता है? देखिए, यही चुनौती है। कानून कहता है कि वर्गीकरण का आधार तर्कसंगत होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जिसे कहते हैं, और उस वर्गीकरण का उस कानून के उद्देश्य से सीधा संबंध होना चाहिए। अगर कानून किसी अधिकारी को बिना किसी दिशा निर्देश के मतलब खुली छूट दे लेता है कि वो जैसे चाहे व्यवहार करे, तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि तब वो समानता नहीं लाएगा, वो मनमानापन लाएगा। समझ गई। कानून के सामने बराबरी तो ठीक है, पर समाज में जो इतनी गहरी खाइयां हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, उनका क्या? शायद यहीं पर अनुच्छेद 15 आता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 15 सीधे सीधे सामाजिक भेदभाव पर चोट करता है। इसका पहला खंड 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल, और ये केवल शब्द बहुत जरूरी है, केवल। हाँ, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल का मतलब है कि इन आधारों के अलावा किसी और उचित आधार पर भेद हो सकता है, जैसे योग्यता? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई और तर्कसंगत आधार है, जैसे किसी पद के लिए योग्यता, तो उस आधार पर भेद हो सकता है, लेकिन इन 5-6 आधारों पर नहीं। और ये जो दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल की बात है, वो खंड 2 में है। 15(2) ये पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इन्हीं आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग वगैरह, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन की जगहों में घुसने से रोका नहीं जाएगा। अच्छा। या फिर कुओं, तालाबों, सड़कों, नहाने के घाटों जैसी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से भी नहीं रोका जाएगा, अगर वो जगह सरकारी पैसे से बनी हो या आम जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हो। ये सीधे तौर पर छुआछूत जैसी जो घिनौनी प्रथाएं थीं, उन पर भी रोक लगाता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, जैसे बसों में सीट रिजर्व होना या स्कॉलरशिप मिलना। क्या वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करते? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 15 के अपवाद आते हैं, एक्सेप्शंस जिन्हें कहते हैं। ये सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन की इजाजत देते हैं। अच्छा, अपवाद क्या है? खंड 3, 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए खास इंतजाम करने की छूट देता है। फिर खंड 4, 15(4)
जिसे पहला संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था, वो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC और अनुसूचित जातियों जनजातियों SC/ST की भलाई के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसी के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण आया। हाँ बिल्कुल। फिर खंड 5 15(5) जो 93वें संशोधन 2006 से आया, उसने प्राइवेट समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोल दिया। अच्छा, प्राइवेट में भी? जी। और अभी हाल ही में 103वां संशोधन हुआ 2019 में, उससे खंड 6 15(6) जोड़ा गया। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए भी 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। 15 के संदर्भ में। हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। तीसरे लिंग के रूप में। जी। इसका बहुत बड़ा असर ये हुआ कि अब अनुच्छेद 14 और 15 में जो लिंग के आधार पर समानता की बात थी, वो सिर्फ पुरुष और महिला तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी बराबरी के हकदार हो गए। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, इसने लिंग और पहचान की जो सामाजिक समझ थी उसे ही चुनौती दी और कह सकते हैं विस्तार दिया। वाकई अनुच्छेद 15 तो अपने आप में कई परतें समेटे हुए है। एक तरफ भेदभाव को रोकना और दूसरी तरफ समानता लाने के लिए विशेष उपाय करना। बहुत खूब। अब सामाजिक समानता से आगे बढ़कर नौकरियों में बराबरी के सवाल पर आते हैं। अनुच्छेद 16 शायद इसी के बारे में है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों या जिसे संविधान लोक नियोजन कहता है, उसमें अवसर की समानता की गारंटी देता है। कैसे? खंड 1 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर मिलेंगे। फिर खंड 2 16(2) इसे और साफ करता है। यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, यहां भी केवल शब्द है, हाँ। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश यानी उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर नौकरी देने में न तो भेदभाव करेगा और न ही उसे अपात्र मानेगा। तो क्या यहाँ भी अनुच्छेद 15 की तरह आरक्षण जैसे अपवाद है नौकरियों में? हाँ, बिल्कुल है। खंड 3 16(3) संसद को ये इजाजत देता है कि वो चाहे तो कुछ खास नौकरियों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने की शर्त यानी निवास की शर्त लगा सकती है। अच्छा, निवास की शर्त। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खंड 4 16(4). ये राज्य को अधिकार देता है कि वो पिछड़े हुए नागरिकों के उन वर्गों के लिए जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये OBC आरक्षण का आधार है। जी, मुख्यतः। फिर 77वां संशोधन हुआ 1995 में, उससे खंड 4A 16(4) जोड़ा गया, जिसने SC/ST समुदायों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण लागू कर दिया। प्रमोशन में भी आरक्षण। और जैसे अनुच्छेद 15 में हुआ, ठीक वैसे ही 103वें संशोधन 2019 ने यहां भी खंड 6 16(6) जोड़कर EWS के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर दिया, नौकरियों में भी। ये OBC आरक्षण का मुद्दा तो हमेशा ही काफी बहस में रहता है। इसका सफर कैसा रहा है संक्षेप में? हाँ, ये काफी लंबा और कह सकते हैं जटिल इतिहास है। आजादी के बाद 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। हाँ। पर उसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाईं। फिर 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब BP मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। मंडल कमीशन। जी, मंडल कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBCs के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। और ये लागू कब हुआ? लागू होने में करीब 10 साल लग गए। 1990 में जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने मंडल कमीशन की इन सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया और इसके बाद देश भर में काफी बड़ा आंदोलन और बहस छिड़ी। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। इंदिरा साहानी बनाम भारत संघ मामला 1992 का, इसे ही मंडल केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें OBC के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से सही ठहराया, लेकिन कुछ बहुत अहम शर्तें भी लगा दी। क्या शर्तें थीं? पहली और सबसे मुख्य शर्त थी कि आरक्षण की कुल सीमा मतलब SC, ST और OBC मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खास परिस्थितियों को छोड़कर। 50%। जी। और दूसरी अहम बात, कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, मतलब OBC समुदाय के अंदर जो संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर। हाँ, कोर्ट ने उस समय ये भी कहा था कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है।
हालांकि जैसा हमने देखा, बाद में 103 में संशोधन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक आधार दे दिया। तो 50% की सीमा और क्रीमी लेयर की पहचान, ये मुद्दे तो आज भी बहस में रहते हैं। वाकई आरक्षण एक काफी पेचीदा विषय है। चलिए अब उस सामाजिक बुराई पर आते हैं जिसके खिलाफ शायद हमारा संविधान सबसे ज्यादा सख्त और मुखर है, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 इसके बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 17 आप कह सकती हैं भारतीय संविधान के सबसे क्रांतिकारी और स्पष्ट प्रावधानों में से एक है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। क्या कहता है ये? मतलब फॉरबिडन है। अस्पृश्यता से पैदा होने वाली किसी भी तरह की अयोग्यता, डिसेबिलिटी को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, और इसकी एक खास बात यह भी है कि ये उन गिने चुने मौलिक अधिकारों में से है जो सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों के आचरण पर भी लागू होता है। अच्छा, ये आम लोगों पर भी लागू होता है? जी, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं कर सकता। इसे जमीन पर उतारने के लिए, मतलब इसे लागू करने के लिए क्या कानूनी कदम उठाए गए? संसद ने इस अनुच्छेद को ताकत देने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया था। फिर 1976 में इसे और सख्त किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसमें सजा का भी प्रावधान है? हाँ, इसके तहत छुआछूत का आचरण करने पर सजा हो सकती है। बाद में 1989 में एक और ज्यादा सख्त कानून आया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी कहते हैं। ये इन समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को रोकने के लिए और भी कड़े प्रावधान करता है। कानून तो बन गए और समय के साथ सख्त भी हुए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बना देने से अस्पृश्यता जैसी बुराई, जिसकी जुड़े समाज में इतनी गहरी है, वो पूरी तरह खत्म हो सकती है? जमीनी हकीकत बदलने के लिए और क्या करने की जरूरत है? ये बहुत ही मौजूद सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। देखिए, कानून एक बहुत जरूरी हथियार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और मानसिक मुद्दा ज्यादा है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, जब तक हम खुद अपने रोजमर्रा के व्यवहार में बराबरी का भाव नहीं लाते, तब तक सिर्फ कानून से इसका पूरी तरह उन्मूलन बहुत मुश्किल है। इसके लिए लगातार सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी, शिक्षा पर जोर देना होगा और सबसे बढ़कर समाज में एक इच्छा शक्ति जगानी होगी। बिल्कुल सही कहा। कानून और समाज को साथ साथ चलना होगा इस लड़ाई में। अब इस समानता के अधिकार की आखिरी बात पर आते हैं, वो चीजें जो समाज में एक तरह की बनावटी ऊंच नीच पैदा करती थीं, यानी उपाधियां। अनुच्छेद 18 इनके बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मुख्य मकसद था जो अंग्रेजों के जमाने में सर, राय बहादुर, नवाब, दीवान बहादुर जैसी उपाधियां दी जाती थी, उन्हें खत्म करना। क्यों? उनसे क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि ये उपाधियां समाज में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ थीं। ये अक्सर या तो वंशानुगत होती थीं या फिर सरकार की चापलूसी करने पर मिलती थीं। ये एक तरह की कृत्रिम श्रेष्ठता पैदा करती थी। अच्छा, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये साफ कहता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधित सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना या शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं? जी, और भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यही नियम उन विदेशियों पर भी लागू होता है जो भारत में सरकार के अधीन कोई लाभ का या विश्वास का पद धारण करते हैं। उन्हें भी विदेशी उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। लेकिन भारत सरकार तो हर साल भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान देती है। क्या यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? हाँ, ये सवाल उठा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। एक केस था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का। अच्छा, उसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसमें ये स्पष्ट किया कि ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये अनुच्छेद 18 में लिखी उपाधियां यानी टाइटल्स नहीं हैं। तो फिर क्या है? कोर्ट ने कहा कि ये अलंकरण है, डेकोरेशंस हैं। ये किसी व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवा या बहुत उच्च कोटि की उपलब्धि को मान्यता देने का, उसे सम्मानित करने का एक तरीका है।
इसलिए इन्हें देना असंवैधानिक नहीं है। अच्छा, ये अलंकरण है, उपाधियां नहीं। जी हाँ, कोर्ट ने साथ में ये भी चेताया कि इन सम्मानों को नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ये उपाधि जैसा न लगे। समझ गई। तो ये था अनुच्छेद 12 से 18 तक का हमारा सफर, समानता के अधिकार का सफर। ये सच में दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान ने सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि पूरी कानूनी ताकत के साथ बराबरी लाने की एक मजबूत कोशिश की है। हाँ, चाहे वो कानून की नज़र में बराबरी हो, या समाज में भेदभाव मिटाना हो, नौकरियों में समान अवसर देना हो, या फिर छुआछूत और बनावटी उपाधियों जैसी चीज़ों को ख़त्म करना हो। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये ऐसे अधिकार हैं जिनकी रक्षा के लिए हम अदालत तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये अनुच्छेद सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव के पत्थर हैं। देखिए ना, राज्य की इतनी व्यापक परिभाषा से लेकर भेदभावों के हर रूप को नकारने तक, हाँ, अवसरों की समानता देने, अस्पृश्यता जैसे कलंक को मिटाने और झूठी शान को खत्म करने तक, हर प्रावधान का अपना एक गहरा सामाजिक और कानूनी महत्व है। और आरक्षण जैसे मुद्दे दिखाते हैं कि समानता का विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, ये स्थिर नहीं, गतिशील है। समाज की जरूरतें बदलती हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं और फिर अदालती व्याख्याएं होती हैं, संविधान में संशोधन होते हैं। ये सब मिलकर इन अधिकारों को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखते हैं। यहाँ रुककर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इतने मजबूत कानूनी ढांचे और कहना चाहिए काफी हद तक सक्रिय न्यायपालिका के बावजूद जमीनी हकीकत पर हमें वो पूरी समानता क्यों नहीं दिखती जिसकी संविधान कल्पना करता है। कहाँ कमी रह जाती है? क्या कानून ने अपना काम कर दिया और अब गेंद समाज के पाले में है कि वो अपनी सोच बदले, अपना व्यवहार बदले? ये चुनौती कितनी बड़ी है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना संविधान लागू होते समय था, और शायद हमेशा रहेगा। समानता की लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है, ये सामाजिक भी है, ये व्यक्तिगत भी है। हाँ, ये तो है। और ये भी याद रखना होगा कि समानता का अधिकार तब तक अधूरा है जब तक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार ना हो। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। समानता का असली मतलब तभी है जब हमें आजादी भी हो, और शायद यही हमारी अगली चर्चा का विषय बनेगा। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार हमारी अगली गहन चर्चा इसी दूसरे बेहद अहम पहलू पर होगी, अनुच्छेद 19 से 22, जो हमें देते हैं स्वतंत्रता के कई अलग अलग रंग, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, अपना जीवन जीने की आज़ादी। बिल्कुल। तो जानने के लिए उत्सुक रहें कि हमारा संविधान हमें कौन कौन सी आज़ादियाँ देता है और हाँ, उन पर क्या सीमाएं भी हैं।